हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं और इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, आज हम उनमें से कुछ को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि कंजंक्शन की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। फ्रेंड्स, कंजंक्शन वे शब्द हैं जो दो क्लॉज, दो शब्दों या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो दो सेंटेंस, दो क्लॉज या दो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, कंजंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। कई प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, आज उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस को हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम आइदर और नाइदर नॉर। आइदर के साथ हमेशा हम और का प्रयोग करते हैं और नाइदर के साथ हम हमेशा नॉर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आइदर का अर्थ होता है या तो, और ये जो और लिखा है इसका अर्थ होता है या। नाइदर का अर्थ होता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है ना ही। तो ये कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जब भी कभी आइदर आ रहा है तो हमेशा हम और लगाएंगे, और नाइदर आ रहा है तो हम हमेशा नॉर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, नाइदर रोहित नॉर हिज ब्रदर हैज़ अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ना तो रोहित ने और ना ही उसके भाई ने इस नौकरी के लिए आवेदन किया है। ही नाइदर स्टडीज एनीथिंग नॉर अर्न्स मनी। वह ना तो किसी चीज की पढ़ाई करता है और ना ही पैसा कमाता है। और उदाहरण देखिए फ्रेंड, द लीडर नाइदर गेव एनी एड टू पीपल नॉर अनाउंस्ड एनी न्यू प्लान। नेता ने ना तो कोई सहायता की लोगों की और ना ही किसी योजना की घोषणा की। आप देखिए, नाइदर और कॉम्बिनेशन में आ रहा है नॉर। ही वॉज आइदर कंफ्यूज्ड और नॉट इन हर सेंसेस। वह या तो कंफ्यूज था या होश में नहीं था। प्लेयर्स आइदर केम ऑन संडे और ऑन सैटरडे। खिलाड़ी या तो रविवार को आए या शनिवार को। मदर विल आइदर मेक अ केक और सम स्वीट्स। माँ या तो एक केक बनाएगी या कुछ मिठाइयाँ। तो इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड, यदि नाइदर ना लिखा गया हो और नाइदर की जगह नॉट आइदर लिखा हो तो ये ध्यान रखिए, नॉट आइदर के साथ फिर नॉर नहीं लगाया जाता, फिर और का ही प्रयोग किया जाता है। नॉट आइदर को वैसे जोड़ दें तो ये नाइदर हो जाता है, और नाइदर के साथ हम नॉर लगाते हैं। लेकिन नाइदर ना करें, नॉट आइदर लिखेंगे तो फिर हम और ही लगाएंगे। जैसे योर हैंड राइटिंग इज नॉट आइदर ब्यूटिफुल और लेजिबल। आपकी लिखावट ना तो सुंदर है और ना पढ़ने की योग्य। हिज हाउस इज नॉट आइदर बिग और गुड। उसका मकान ना तो बड़ा है ना ही अच्छा। अगला देखते हैं फ्रेंड, बोथ और एंड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, बोथ का मतलब होता है दोनों, और याद रखिए कि जब भी कभी बोथ का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद कंजंक्शन के रूप में हम हमेशा केवल और केवल एंड का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा देखें फ्रेंड, तो वर्ब भी हमेशा इसके बाद बहुवचन ही आती। कुछ उदाहरण देखते हैं फ्रेंड, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ देखिए बोथ आ रहा है और बोथ के बाद हम कंजंक्शन के रूप में केवल और केवल एंड का ही प्रयोग कर सकते हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर फेसिंग करप्शन। भारत और पाकिस्तान दोनों ही भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं।
बोथ रुचि एंड राजेश हैव क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। राजेश और रुचि दोनों ने इस पद के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दे आर बोथ लेबोरियस एंड हेल्पफुल। वे दोनों ही हैं मेहनती और मददगार। बोथ सुधा एंड अमित आर अनेबल टू विन द फेथ ऑफ पीपुल। सुधा और अमित दोनों ही असमर्थ हैं लोगों का भरोसा जीतने में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो स्केर्सली, हार्डली और इनके बाद कॉम्बिनेशन में हमेशा व्हेन या बिफोर का ही प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे तो व्हेन का ही प्रयोग आजकल ज़्यादातर किया जाता है। हार्डली, स्केर्सली दोनों का फ्रेंड अर्थ होता है मुश्किल से ही, और व्हेन जो लगाते हैं इसका अर्थ निकलता है की। उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो हार्डली हैड दे रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। मुश्किल से वह स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। तो आपको हमेशा कॉम्बिनेशन को चेक करना है कि हार्डली स्केर्सली आ रहा है तो फिर हम कॉम्बिनेशन में केवल हम व्हेन का ही प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, हार्डली हैड शी लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वह मुश्किल से अपने ऑफिस से निकली ही थी कि बारिश होने लगी। स्केर्सली हैड आई गॉन टू हर होम व्हेन दे स्टार्टेड द पार्टी। हम मुश्किल से उसके घर पहुंचे ही थे कि उन्होंने पार्टी शुरू कर दी। यहाँ आपको केवल कॉम्बिनेशन देखना है फ्रेंड, हार्डली स्केर्सली आ रहा है तो इसके कॉम्बिनेशन में व्हेन का ही प्रयोग कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट, व्हेन और वाइल का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड दोनों का अर्थ निकलता है जब, जिस समय, जिस दौरान। लेकिन व्हेन का यूजुअली हम प्रयोग तब करते हैं जब एक काम खत्म हो जाता है और उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। जबकि फ्रेंड्स वाइल का प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों काम एक साथ चलते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड, व्हेन सचिन तेंदुलकर कंप्लीटेड द सेंचुरी पीपुल अपलॉडेड अ लॉट। जब सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक पूरा कर लिया लोगों ने बहुत ताली बजाई। व्हेन शी फिनिश्ड हर वर्क, जब उसने अपना काम खत्म कर लिया। बॉस आस्क्ड हर टू गो होम, बॉस ने उससे घर जाने के लिए कहा। शी स्टार्टेड शाउटिंग व्हाइल आई वॉज टेकिंग डिनर, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया जब मैं भोजन कर रहा था। तो देखिए व्हेन या व्हाइल या दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्रिया चल रही थी और उसी समय दूसरी क्रिया हुई, तो इस परिस्थिति में हम व्हेन या व्हाइल दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया जब मैं भोजन कर रहा था। एक क्रिया चल रही थी और उसी दौरान दूसरी क्रिया हुई, तो यहाँ व्हेन या व्हाइल दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। रघु नॉक्ड द डोर व्हाइल आई वॉज लर्निंग म्यूजिक, रघु ने दरवाजा खटखटाया जब मैं संगीत सीख रहा था। ये भी उसी तरह का सेंटेंस है फ्रेंड। एक क्रिया चल रही थी और उसी दौरान दूसरी क्रिया हुई। जब मैं संगीत सीख रहा था रघु ने दरवाजा खटखटाया। यहाँ हम व्हेन या व्हाइल कोई भी लगा सकते हैं, वैसे ज़्यादातर व्हेन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो व्हाइल का प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हों। जैसे ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। व्हाइल हिज ब्रदर वॉज वॉचिंग अ मूवी, जब उसका भाई एक पिक्चर देख रहा था। यहाँ देखिए तो दोनों क्रियाएं साथ में चल रही हैं। वह सो रहा था, उसका भाई पिक्चर देख रहा था। तो वह सो रहा था जब उसका भाई पिक्चर देख रहा था। शी इज वाटरिंग प्लांट्स वाइल द चाइल्ड इज प्लेइंग विद टॉयज, वह पौधों में पानी दे रही है जब उसका बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, वह पौधों में पानी दे रही है। तो यहाँ आप देखें तो दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं।
इसलिए यहाँ पे हम वैन नहीं लगा सकते, यहाँ हम केवल वाइल का ही प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नो सूनर देन। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, और इसके बाद कॉम्बिनेशन में हमेशा THAN देन का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर का अर्थ निकलता है ज्यों ही और देन का अर्थ निकलता है की। ये ध्यान रखिए कॉम्बिनेशन को, इसके बाद हमेशा THAN देन का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज फ्रेंड, नो सूनर के बाद जो सेंटेंस आता है इसमें हमेशा इनवर्जन का प्रयोग किया जाता है। इनवर्जन का फ्रेंड अर्थ होता है जब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण इन्वर्जन का उदाहरण देखें फ्रेंड, तो नो सूनर के बाद जो सेंटेंस हम लिखेंगे उसे ही अगर पास्ट में लिख रहे हैं तो डिड पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, या पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हैं तो हैड पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट में लिखा जाता है, यानी सहायक क्रिया को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं इनवर्जन। ये नो सूनर में करना हमेशा कंपलसरी रहता है। जैसे कि उदाहरण देखें फ्रेंड, तो नो सूनर डिड सी स्टार्ट द मैच देन द चिल्ड्रन अपलॉडेड। जो ही उसने मैच शुरू किया कि बच्चों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमको फ्रेंड देखना है कि नो सूनर आ रहा है तो इसके कॉम्बिनेशन में हमेशा THAN देन को ही लिखा जा सकता है। दूसरी चीज फ्रेंड देखेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब को हम पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, यानी इन्वर्जन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जो ही उसने मैच शुरू किया कि बच्चे ताली बजाने लगे। नो सूनर हैड शी डिसाइडेड टू लीव फॉर द ऑफिस। जो ही उसने ऑफिस जाने का निश्चय किया, देन इट बिकेम डार्क बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड्स, कि तभी घने बादलों के कारण अंधेरा हो गया। तो यहाँ देखिए नो सूनर आ रहा है और कॉम्बिनेशन में देन आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ हैड हम पहले और सी यानी सब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, यानी इन्वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों को आपको हमेशा चेक करना है नो सूनर देन में। नेक्स्ट उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो नो सूनर डज सी अवेक्स देन सी स्टार्ट्स क्लीनिंग द हाउस। जो ही वह नींद से जागती है कि वह घर साफ करना शुरू कर देती है। जो ही उसकी नींद खुलती है, यानी जो ही वह सो करके उठती है, वह घर साफ करना शुरू कर देती है। ये सेंटेंस आप देखेंगे फ्रेंड तो प्रेजेंट में लिखा है, इसलिए यहाँ पे डज को पहले और सी को बाद में लिखा है। नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन में देन को लिखा गया है। ये दो चीज़ें हमने देख ली, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो नॉट ओनली और इसके कॉम्बिनेशन में आता है हमेशा बट आल्सो। नॉट ओनली का अर्थ होता है ना केवल, बट का मतलब होता है किंतु, और ऑल्सो का मतलब होता है भी। हम इसको लिखने का तरीका देखें फ्रेंड, तो आप बट आल्सो को साथ में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो बट को सेंटेंस के बीच में और ऑल्सो को सेंटेंस के अंत में लिख सकते हैं, या आप दोनों को सेंटेंस के बीच में लिख सकते हैं अलग अलग, यानी बट अलग और आल्सो अलग। तो तीनों तरह से बट आल्सो को लिखा जा सकता है और ये तीनों ही तरीके सही हैं फ्रेंड। बट आल्सो का आप साथ में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो सीमा इज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो एक्सपेल्ड। सीमा पर ना केवल जुर्माना लगाया गया बल्कि उसे निकाल भी दिया गया। तो नॉट ओनली आ रहा है और इसके कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि बट आल्सो आ रहा है। दूसरा देखिए, द बैंडिट्स ड्यूरिंग देयर लूटिंग नॉट ओनली स्नैच्ड वैल्यूएबल्स फ्रॉम द पैसेंजर्स बट इंजर्ड देम आल्सो। डाकुओं ने अपनी लूट के दौरान ना केवल कीमती सामान को छीन लिया यात्रियों से, बल्कि उन्हें घायल भी कर दिया। यहाँ देखिए फ्रेंड, तो
डाकुओं ने अपनी लूट के दौरान यात्रियों से न केवल उनका कीमती सामान छीन लिया बल्कि उन्हें घायल भी कर दिया। तो देखिए नॉट ओनली आ रहा है और इसके कॉम्बिनेशन में बट और आल्सो अलग अलग लिखा है लेकिन पूरा लिखा है, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरी एक और चीज़ फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिए कि नॉट ओनली के बाद जो चीज़ लिखी जाती है वही चीज़ बट या बट आल्सो के बाद होना चाहिए। जैसे नॉट ओनली के बाद यहाँ आप देखें तो वर्ब आ रही है सेकंड फॉर्म, तो बट के बाद भी वर्ब ही आना चाहिए। यदि सेम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस को ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। अर्थात फ्रेंड नॉट ओनली के बाद यदि नाउन आ रही है तो बट के बाद भी नाउन ही आना चाहिए। यदि नॉट ओनली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी एक जैसा होना चाहिए। यहाँ देखें आप तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म है और बट के बाद भी सेकंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसे उदाहरण देखें, अगला उदाहरण देखें फ्रेंड, तो इन द स्कफल आई लॉस्ट नॉट ओनली माई पर्स बट माई गोल्ड वॉच आल्सो। हाथापाई में ना केवल मैंने अपना पर्स खो दिया बल्कि अपनी सोने की घड़ी भी। तो यहाँ देखिए पहली चीज़ तो नॉट ओनली आ रहा है, बट आ रहा है, ऑल्सो भी आ रहा है, यानी कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ आप देखें फ्रेंड, तो नॉट ओनली के बाद ये पर्स नाउन आ रहा है, इसी तरह से बट के बाद वॉच ये भी नाउन आ रहा है। तो ये दोनों तरह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला देखें फ्रेंड, तो ऑल दो या दो और इनके कॉम्बिनेशन में या तो यट लिखा जाता है या केवल कॉमा लगाया जाता है। ऑल दो या दो, इन दोनों का अर्थ होता है यद्यपि, इनमें से हम कोई भी लिख सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन में हमेशा या तो यट लगाते हैं या कुछ भी नहीं लगाते, केवल कॉमा लगा देते हैं। उदाहरण देखें फ्रेंड, तो ऑल दो द ट्राइबल वर पुअर, उसके बाद कॉमा, दे डोनेटेड अ लॉट, यद्यपि आदिवासी गरीब थे तो भी उन्होंने बहुत दान किया। यट का अर्थ निकलता है तो भी, कॉमा लगाएंगे तब भी वही अर्थ निकलेगा। देखें, दो सी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट सी इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है। दो ही इज ओल्ड यट ही इज स्ट्रॉन्ग, यद्यपि वह बूढ़ा है तो भी ताकतवर है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स कॉम्बिनेशंस को देखना है, दो आ रहा है तो यट या कॉमा, ऑल दो आ रहा है तब भी हम यट या कॉमा का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो द रीज़न या द रीज़न वाई और इसके बाद कॉम्बिनेशन में हम केवल दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द रीज़न वाई राकेश डजंट वर्क हार्ड इज दैट ही इज वीक, कारण क्यों राकेश मेहनत नहीं करता है कि वह कमज़ोर है, कारण कि राकेश क्यों मेहनत नहीं करता है कि वह कमज़ोर है, दुर्बल है। दूसरा उदाहरण देखें, द रीज़न वाई शी इज अपॉइंटेड एज LDC इज ऑन अकाउंट ऑफ शी इज डिजर्विंग कैंडिडेट, कारण क्यों उसे LDC नियुक्त कर दिया गया, वह पात्र उम्मीदवार थी इसके कारण। तो देखिए द रीज़न वाई के साथ हम और किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ जो ऑन अकाउंट ऑफ लिखा है ये गलत है, इसकी जगह केवल दैट लिखा जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन वाले कंजंक्शन है। इनमें हम कॉम्बिनेशन को यदि बदल देते हैं तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाते हैं। फ्रेंड देखें, द रीज़न वाई शी इज अपॉइंटेड एज LDC इज दैट शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो द रीज़न या द रीज़न वाई आ रहा है तो फिर इसके कॉम्बिनेशन में हम केवल दैट का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो नॉट या नेवर यदि आ रहा है तो इसके कॉम्बिनेशन में हम केवल और का प्रयोग करते हैं, नॉर का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण देखें, सी नेवर लाइक्स टू डांस और प्ले वायलिन
वह कभी पसंद नहीं करती नाचना या वायलिन बजाना। दे नेवर गो टू दिल्ली और पुणे, वे कभी दिल्ली नहीं जाते या पूना। तो नेवर या नॉट आ रहा है तो इनके कॉम्बिनेशन में हम केवल और लगाते हैं, नॉर का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो अदर या रादर का यदि प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम हमेशा THAN देन का प्रयोग करते हैं। ये कॉम्बिनेशंस को हमको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। अदर आ रहा है या रादर आ रहा है तो फिर हमेशा देन लगाते हैं। जैसे सुधा इज नो अदर देन माई सिस्टर, सुधा और कोई नहीं मेरी बहन है। आई वुड रादर प्ले बैडमिंटन देन सिट आइडल, मैं फालतू बैठने की बजाय बैडमिंटन खेलूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड अनलेस और अनटिल। देखिए अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, इफ और नॉट को मिला देते हैं तो उसको कहते हैं अनलेस। अनटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं। फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, यानी इनका प्रयोग एक जैसे ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि अनलेस कंडीशन को सूचित करता है, यानी शर्त को बताता है, जबकि अनटिल जब हम समय से संबंधित बात करते हैं तो अनटिल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स कंडीशन रखना अलग बात है और टाइम की बात करना अलग बात है। तो सेंटेंस में हमको ये देखना रहता है कि वहाँ पर कंडीशन यानी शर्त रखी जा रही है या किसी समय की बात की जा रही है। उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो यू शुड वेट अनटिल योर ब्रदर कम्स, आपको इंतजार करना चाहिए जब तक कि आपका भाई नहीं आता है। तो यहाँ समय की बात कर रहे हैं, जब तक कि आपका भाई नहीं आता है आपको इंतजार करना चाहिए। शी विल नॉट अटेंड द फंक्शन अनलेस यू आस्क हर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि वह फंक्शन में उपस्थित नहीं होगी यदि आप उससे नहीं कहेंगे। तो ये कंडीशन रखी जा रही है, यहाँ समय की कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पे शर्त रखी जा रही है कि यदि आप उससे नहीं कहेंगे तो वो फंक्शन में शामिल नहीं होगी। तो ये कंडीशन है कि आप कहेंगे तो वो शामिल होगी, यहाँ समय की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ हम अनटिल नहीं लगा सकते। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, आप सफल नहीं होंगे यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन रखना है, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अनलेस नेगेटिव होता है फ्रेंड, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो लेस्ट और इसके कॉम्बिनेशन में शुड का प्रयोग किया जाता है। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, तो ये नेगेटिव है, जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें ना लिखा हुआ। और इसके बाद जो सेंटेंस आता है इसमें ध्यान रखिए कि हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो उस सेंटेंस को हम गलत मानते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करिए कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। लेस्ट का अर्थ है कहीं ऐसा ना हो, और इसके बाद कॉम्बिनेशन में हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट टेक जुडिशियस डिसीजन लेस्ट यू शुड कमिट एरर, आपको बुद्धिमानी से बड़ा फैसला करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर दें। फ्रेंड यहाँ शुड का अर्थ चाहिए नहीं निकलेगा। लेस्ट आ रहा है तो आपको हमेशा देखना है कि इसके बाद जो सेंटेंस है इसमें शुड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि शुड नहीं आ रहा है तो उस सेंटेंस को हम गलत मानते हैं ग्रामेटिकली। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो द सेम और इसके साथ कॉम्बिनेशन में दैट का प्रयोग किया जाता है यदि इसके बाद पूरा एक सेंटेंस लिखा जा रहा।
द सेम के बाद एज का भी प्रयोग करते हैं यदि पूरा एक सेंटेंस नहीं केवल नाउन या प्रोनाउन लिखा जा रहा है। जैसे उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो दिस इज द सेम कार एज माइन, ये बिल्कुल वैसी कार है जैसी कि मेरी। तो यहाँ आप देखें तो एज के बाद माइन यानी प्रोनाउन अकेला आ रहा है। दिस इज द सेम हाउस एज योर्स, ये बिल्कुल वही घर है जैसा कि आपका। दिस इज द सेम शर्ट एज यू लाइक्ड, ये बिल्कुल वैसी ही शर्ट है जैसी आपने पसंद की थी। तो बिल्कुल वैसी, जैसी, इस तरह से अर्थ निकलता है, तब भी हम एज का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, दिस इज द सेम पर्सन दैट आई सॉ इन द मॉल यस्टरडे। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं तो द सेम के बाद हम हु, विच, हुम को ना लिखते हुए दैट का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ देखें फ्रेंड, तो ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने कल मॉल में देखा था। तो जिसको कह रहे हैं, जिसको के लिए हम विच, हु, हुम का प्रयोग करते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं फ्रेंड्स। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग देख सकते हैं। द सेम के बाद हमेशा दैट लगाते हैं, हु, विच, हुम का प्रयोग नहीं करते। इसी तरह से दिस इज द सेम बाइक दैट वाज मिसिंग, ये वही बाइक है जो चोरी हो गई थी, जो खो गई थी। सो फ्रेंड, आज हमने बहुत सारे कंजंक्शंस को देखा, इनके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा भी फ्रेंड्स और बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहिए। यदि आपको कोई क्वेरी है, यदि आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट्स में लिख करके भी मुझे भेज सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टेल योर फ्रेंड्स आल्सो एंड यू आल्सो वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन so that you can learn everything easily and very well. For detailed study friend, you can contact to our coaching center. The address and phone number of coaching center you can see on your screen. So friend, thank you very much for watching the video. Please like and subscribe the video and press the bell icon. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।